तो ये कहानी हमारे भाई कूड़ो की है, जिसके पास में इमोर्टिलिटी की पावर है, जिसकी वजह से वो कभी भी नहीं मर सकता है। साथ ही उसकी जो कजन होती है उसके पास में भी इमोर्टिलिटी की पावर होती है, पर वो एक साधारण आदमी बनना चाहती थी, जिसके लिए वो एक बहुत ही बड़ा बखेड़ा कर देती है। पर हमारा भाई कूड़ो जो होता है वो उन सभी चीजों को ठीक करता है। तो आखिर हमारा भाई उन सभी चीजों को ठीक करने के लिए क्या करता है, आप सभी इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप सभी को इस स्टोरी को पूरा देखना होगा। तो चलिए हम इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एनिमे की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और इसके बाद हमें इसके नाम के बारे में बताया जाता है जो कि कोटोको होता है। जहाँ पर हमें कोटोको के बारे में बताया जाता है जो कि गॉडेस ऑफ विजडम होती है। इसके बाद हमें कोटोको को दिखाया जाता है जो कि बेंच पर बैठकर सो रही होती है। तभी कोई उसको नींद से जगा देता है। वो उसको थैंक्स बोलती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी उसको अपने सामने एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम कूड़ो होता है। वो कूड़ो के पास में आती है और वो उसको ग्रीट करती है, जिसकी वजह से कूड़ो काफी हैरान हो चुका था और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता हूँ। जिससे कोटोको काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो कहती है कि आखिर तुम अपने सेवियर को कैसे भूल सकते हो। कूड़ो कहता है कि आज से पहले मैं कभी भी खतरे में नहीं पड़ा, तो आखिर तुमने मुझे कब बचा लिया। जहाँ पर हमें कोटोको को दिखाया जाता है जो कि कूड़ो को आज से 2 साल पहले के बात को याद दिलाती है। इसके बाद हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें कूड़ो को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में आगे गुजर रहा था। तभी कुछ बच्चे उसके सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से कूड़ो अचानक से नीचे गिरने वाला था, पर तभी कोटोको आकर उसको बचा लेती है। तभी वहाँ पर एक लड़की भी आ जाती है जिसका नाम साकी होता है जो कि कूड़ो की गर्लफ्रेंड होती है और वो दोनों मिलकर उसको थैंक्स बोलते हैं और वो कहते हैं कि हम तुमको हमेशा याद रखेंगे। जहाँ पर हम कूड़ो को देखते हैं जो कि कहता है कि तुमने आज मेरे जान को बचाया है, तो मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। कोटोको उसके बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। साथ ही वो काफी ज्यादा खूबसूरत भी था, जिसकी वजह से कोटोको उसके प्यार में पड़ जाती है और इसके बाद वो इमेजिन करना स्टार्ट कर देती है और वो कहती है कि जो कूड़ो है वो एक भेड़ की तरह है जो कि बाहर से काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है, पर वो अंदर से एक डेविल है। हमारे भाई कूड़ो को भी याद आ जाता है और वो कहता है कि या मैं जानता हूँ, और वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं लड़कियों को याद रखने में काफी ज्यादा कच्चा हूँ। वैसे भी तुमने यहाँ पर दूसरे हेड को पहना है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। कोटोको उसको टेंशन लेने से मना करती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हारे बातों को दिल पर नहीं लिया, और वो उसके बेंच पर बैठ जाती है और वो दोनों बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी अचानक से कोटोको आगे बढ़ती है और वो कूड़ो को प्रपोज कर देती है और वो उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ में डेट पर चलोगे। अब उसके अचानक से प्रपोज करने की वजह से कूड़ो काफी हैरान हो चुका था। कोटोको अचानक से उसे पूछना स्टार्ट कर देती है कि आखिर तुम्हारा साकी के साथ में ब्रेकअप क्यों हो गया, और इसके बाद वो कहती है कि मैं इसके बारे में जानती हूँ, तो क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो कि आखिर तुम दोनों के बीच में ब्रेकअप कैसे हो गया। कूड़ो कोटोको को बताता है कि वेल मैं साकी के साथ में एक दिन रिवर साइड पर घूम रहा था, तभी अचानक से पानी के अंदर से कापा बाहर आ गया, जिसकी वजह से साकी काफी ज्यादा डर चुकी थी और यही रीजन है जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। और वो उठकर वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। तभी कोटोको उससे कहती है कि तुमने मुझसे जो भी बोला है वो सारी बातें गलत है, और वो कहती है कि असल में जो कापा था वो तुमको देखकर डर चुका था, जिसकी वजह से साकी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और इसी की वजह से वो तुम्हें छोड़कर चली गई। अब इस बात को सुनकर वो भी काफी हैरान हो चुका था। तभी कोटोको उससे पूछती है कि आखिर तुम असल में कौन हो, जिसकी वजह से कापास भी तुमसे डरते हैं। अब इसकी वजह से कूड़ो काफी ज्यादा गुस्सा होना स्टार्ट हो जाता है। तभी वो उसके पास में आती है और वो उससे कहती है कि कोई भी बात नहीं है, सभी का अपना अपना सीक्रेट होता है, और वो उससे कहती है कि मेरा भी एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, और वो बताती है कि मैं गॉडेस ऑफ विजडम हूँ। जो सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है और उसको कूड़ो के बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहती है कि ठीक है, आज से 6 साल पहले के न्यूज को जाकर तुम पढ़ सकते हो जहाँ पर मेरे बारे में लिखा गया था, और वो कहती है कि तुम उस न्यूज को पढ़ना जिसमें लिखा गया था कि एक 11 साल की लड़की जो गायब हो चुकी थी वो अचानक से मिल गई थी, पर उसका जो एक आंख था वो गायब हो चुका था, साथ ही उसका एक पैर भी कट चुका था, और वो इतना कहकर बस में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें बस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक भूत को दिखाया जाता है जो कि उसके पास में आ चुका था, और वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, उस बंदे ने तुम्हें हट तो नहीं किया है। वो कहती है कि नहीं नहीं, उसने मुझे हट नहीं किया है। तो अभी वो भूत बताता है कि एक मोस्टर लाइब्रेरी के अंदर काफी ज्यादा उत्पात मचा रहा है। वो कहती है कि ठीक है, मैं कल जाकर उसको चेक करूंगी। अगले सीन में हम कूड़ो को देखते हैं जो कि कोटोको के बारे में पता लगा रहा था, और वो न्यूज को पढ़कर श्योर हो जाता है कि कोटोको ने जो भी बोला था वो सारी बातें सच है। तो नेक्स्ट सीन में हमें कोटोको को दिखाया जाता है जो कि कूड़ो के पास में आई होती है, और
वो उससे कहती है कि क्या तुमने मेरे बारे में पता लगा लिया, तो क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है। कुर्रो उससे कहता है कि नहीं, मुझे अभी भी तुम पर यकीन नहीं है। वो कहती है कि वेल कोई भी बात नहीं है, धीरे धीरे करके तुमको मुझ पर यकीन हो जाएगा। तो अभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ में भागता हुआ कोटोको की तरफ आ रहा था। तो अभी अचानक से वो एक रकून के अंदर बदल जाता है और इसके बाद वो कोटोको को बताता है कि वो मॉन्स्टर लाइब्रेरी के अंदर काफी ज्यादा उत्पात मचा रहा है, तो आपको चलकर उसे शांत कराना होगा। तो अभी उसकी नजर कूड़ो के ऊपर जाती है और वो कूड़ो को देखकर काफी ज्यादा डर चुका था। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी मॉन्स्टर है वो सभी कूड़ो को देखकर काफी ज्यादा डरा करते हैं और इसके बाद वो कूदकर कोटोको के गोदी में आ जाता है। कोटोको कूड़ो से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ में आना चाहोगे। कूड़ो पहले तो उसको मना कर देता है पर वो कोटोको के मनाने पर मान जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें कोटोको को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर के पास में आ चुकी थी और वो मॉन्स्टर को समझाने की कोशिश करती है पर मॉन्स्टर उसके बात को नहीं मानता, उल्टा वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कोटोको पर अटैक कर देता है। पर कूड़ो आगे बढ़ता है और वो उसको बचा लेता है और वो दोनों भागना स्टार्ट कर देते हैं। वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे पड़ चुका था और वो आज कोटोको को मारना चाहता था और वो काफी तेजी के साथ में उनके पीछे आ रहा था, जिसकी वजह से कूड़ो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। तभी वो मॉन्स्टर उसके हाथ को खा जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो कूड़ो का हाथ था वो अचानक से वहाँ पर रीजनरेट हो जाता है, जो देखकर कोटोको काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। साथ ही हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसने कूड़ो के हाथ को खा लिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत वहाँ पर हो जाती है। अब इसकी वजह से कोटोको काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कूड़ो कौन है और वो कूड़ो से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। कूड़ो उसको बताता है कि मैं एक इमोर्टल बंदा हूँ जो कि कभी भी नहीं मर सकता है और मेरे मीट को जो भी मॉन्स्टर खाते हैं वो सभी मारे जाते हैं। तो अगले सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि साथ में जा रहे होते हैं, जहाँ पर हम कूड़ो को देखते हैं जो कि कल के बात की वजह से काफी ज्यादा उदास होती है और वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारा हाथ वहाँ पर काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। वो अपने हाथ को दिखाता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ और अपने हाथ से कमल के फूल को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसका हाथ जख्मी हो चुका था। पर देखते ही देखते उसका हाथ रीजनरेट हो जाता है, जो देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। कूड़ो उसको बताता है कि मैंने बचपन में मरमेड के मीट को खाया है, जिसकी वजह से मेरे पास में रीजनरेशन की पावर है और इसके बाद वो वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। पर तभी कोटोको उसको रोकती है और इसके बाद वो कहती है कि मैं आज एक जगह पर जाने वाली हूँ। कुर्रो उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ पर जाने वाली हो। कोटोको उसको बताती है कि मैं व्हाइट स्नेक से मिलने के लिए जाने वाली हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ में आना चाहोगे। जहाँ पर हमें कुर्रो को दिखाया जाता है जो कि मना कर देता है और वो कहता है कि मैंने सुना है कि जो भी व्हाइट स्नेक होते हैं वो इंसानों को जिंदा खा जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ पर नहीं जाओ। अब कुर्रो के मना करने की वजह से कोटोको काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में हमें कोटोको को दिखाया जाता है जो कि अकेले ही व्हाइट स्नेक से मिलने के लिए जा रही होती है, पर वो कुर्रो के मना करने की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा होती है। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो व्हाइट स्नेक के पास में आ चुकी थी। व्हाइट स्नेक उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ में कुर्रो क्यों नहीं आया है। वो बताती है कि वैसे ही उसका यहाँ पर आने का मन नहीं था। कोटोको वहाँ पर बैठ जाती है पर वो काफी ज्यादा उदास थी। व्हाइट स्नेक उससे पूछता है कि आखिर तुम इतना ज्यादा उदास क्यों हो। वो उससे कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपने बॉयफ्रेंड की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में हूँ। और इसके बाद वो उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। व्हाइट स्नेक उसको बताता है कि मैंने पिछले रात एक बंदी को देखा था जो कि यहाँ पर एक लाश को फेंकने के लिए आई थी और उसने यहाँ पर एक बंदे के लाश को फेंका था और वो जो लाश था वो अगले दिन पुलिस को मिल चुका था। और अजीब बात तो ये है कि वो जो लड़की थी वो अपने आप को खुद ही से जाकर पुलिस के अंदर सरेंडर कर देती है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। और इसके बाद वो बताता है कि जब वो लड़की यहाँ पर लाश को फेंकने के लिए आई थी तो उसने कहा था कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें कोई खोज लेगा। और इसके बाद वो लाश को पानी के अंदर फेंक देती है और इसके बाद वो पानी को काफी ज्यादा गौर के साथ में देखना स्टार्ट कर देती है और वो थोड़ी देर तक वहाँ पर रहती है, पर इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। कोटोको इस केस को सुनकर काफी हैरान हो चुकी थी, पर इसके बाद वो इस केस के बारे में व्हाइट स्नेक को बताना स्टार्ट कर देती है। और इसके बाद वो बताती है कि यह जो लड़की थी जो कि यहाँ पर लाश को फेंकने के लिए आई थी उसका नाम सुका है। और इसके बाद वो बताती है कि यह जो लड़की थी उसका एंगेजमेंट एक बंदे के साथ में हो चुका था जो कि एक कंपनी के अंदर काम किया करता था, जो कि काफी ज्यादा पैसे कमाया करता था। पर कुछ समय पहले उसने सुसाइड कर लिया और उसने अकेले नहीं बल्कि उसने एक लड़की के साथ में मिलकर सुसाइड किया था और वो दोनों साथ में प्यार करते थे। और इसके बाद वो बताती है कि उन दोनों ने वहाँ पर सुसाइड इसलिए किया
किया था, क्योंकि वो दोनों इलीगल तरीके से कंपनी में हेर बदल करते थे और पैसे को कमाते थे, जिसके बारे में एक बंदे को पता चल गया था और वो इसके बारे में कंपनी को रिपोर्ट करने वाला था, जिसकी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा डर गए और वो लाज के मारे खुद ही को मार लिए। इसके बारे में सुका को पता चलता है, जिसकी वजह से सुका काफी ज्यादा टूट जाती है और वो अभी के टाइम में उस लड़के के बच्चे की माँ बनने वाली थी, पर उस लड़के के धोखा देने की वजह से सुका काफी ज्यादा टूट जाती है और वो एक ऐसे बंदे के बच्चे की माँ नहीं बनना चाहती थी जो कि उसको चीट कर रहा था, इसीलिए वो अपने बच्चे को गिरा देती है और वो अपने बच्चे को इसी पानी के अंदर फेंक देती है। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें सुका को दिखाया जाता है जो कि अपने गम से काफी ज्यादा उभर चुकी थी। तभी एक रिका नाम का बंदा उससे मिलने के लिए आता है और वो सुका के सामने झुक जाता है और वो अपने सारे गलती को रिवील करता है और बताता है कि वो बंदा मैं हूँ जो कि कंपनी में गलत तरीके से पैसे को कमाता था, जिसके बारे में तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता चल चुका था और वो इसके बारे में कंपनी को बताना चाहता था, जिसकी वजह से मेरे पास में कोई भी रास्ता नहीं बचा था, जिसकी वजह से मुझे उन दोनों को मारना पड़ा और मैंने सारे इल्जाम को तुम्हारे बॉयफ्रेंड के ऊपर लगा दिया। तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कोई भी गलती नहीं थी। सुका इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से के मारे उस बंदे को मार देती है और पानी के अंदर फेंक देती है और वो खुद ही जाकर पुलिस के अंदर सरेंडर कर देती है। तो नेक्स्ट सीन में हमें कोटोको को दिखाया जाता है जो कि इसके मिस्ट्री के बारे में व्हाइट स्नेक को बताती है और वो बताती है कि जब उस बंदे ने सारे कहानी के बारे में सुका को बताया था तो उसे पता चल चुका था कि उसका जो बॉयफ्रेंड था वो उसे धोखा नहीं दे रहा था और उसने गलती में ही अपने बच्चे को खुद ही से मार दिया है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा टूट चुकी थी और इसीलिए उसने उस बंदे के लाश को यहाँ पर फेंका ताकि जब पुलिस उस बंदे के लाश को यहाँ से खोजे तो उसे अपने बच्चे के बारे में पता चल सके और वो अपने बच्चे को अच्छी तरीके से दफना सके। तभी कोटोको कहती है कि मैंने तुम्हें खोज लिया, जहाँ पर हमें कुड़ो को दिखाया जाता है जो कि छुपकर उन सभी पर नजर रख रहा था। कोटोको उसके पास में आती है और वो उससे कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि तुमने तो मना कर दिया था कि तुम मेरे साथ में नहीं आओगे। वो उससे कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारा काफी ज्यादा चिंता हो रहा था, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे पास में आ गया। कुर्रो उससे पूछता है कि तुमने यहाँ पर जो भी थ्योरी दी है क्या वो सभी सही है। कोटोको उसको बताती है कि हाँ, मेरी थ्योरी सही है, क्योंकि मैंने एक सोल को भेजकर सुका से इसके बारे में पूछा था। सुका ने सारे स्टोरी के बारे में मुझे बता दिया था, जिसकी वजह से मुझे इसके बारे में पता है। अगले सीन में हमें साकी को दिखाया जाता है जो कि अपने पार्टनर के साथ में बैठकर खाना खा रही होती है और वो दोनों एक केस के ऊपर बात कर रहे थे। तो अगले सीन में हमें उस केस को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने गाड़ी से जा रहा था, तभी उसको कुछ अपने सामने दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर चुका था और वो पुल से नीचे गिर जाता है। साकी उसके पास में आती है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया। वो बंदा बताता है कि अचानक से मेरे गाड़ी के सामने एक बंदी आ चुकी थी जो कि नानासी की तरह दिख रही थी और उसके दो बड़े बड़े बूब्स थे, जिसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया और मैं अपने गाड़ी को लेकर नीचे गिर गया। साकी बताती है कि मैंने इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया है तो मुझे उस लड़की के बारे में पता चला है जिसको स्टील लेडी के नाम से जाना जाता है। उसका पार्टनर उससे कहता है कि आखिर तुम इन सभी बातों पर यकीन कैसे कर सकती हो, क्या तुमने अपने आंखों से कभी भी मॉन्स्टर्स को देखा है। साकी उसको बताती है कि हाँ, मैंने अपने आंखों से काफी सारे मॉन्स्टर्स को देखा है, जिसकी वजह से मुझे मॉन्स्टर्स पर पूरा यकीन है कि मॉन्स्टर्स होते हैं। और वो बताती है कि इसी की वजह से मैं कूड़ो से दूर हो गई, क्योंकि मैंने कूड़ो के अंदर कुछ ऐसा देख लिया था जिसकी वजह से मैं कूड़ो के साथ में नहीं रह पाई। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर हम कूड़ो को देखते हैं जो कि बर्तन को धो रहा था। तभी यह ग्लास फूट जाती है और जो कांच होती है वो उसके हाथ में घुस जाती है। साकी इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, पर दिखाया जाता है कि अचानक से कूड़ो का हाथ हील हो जाता है, जो देखकर साकी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसको उसके साथ में काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। तो नेक्स्ट सीन में साकी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर वापस जा रही होती है और हमें पता चलता है कि जब से उसने कूड़ो के साथ में ब्रेकअप किया है तब से वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चल रही है। तभी कोटोको काफी तेजी के साथ में लुढ़कते हुए आती है, पर साकी उसको पकड़ लेती है। तभी स्टील लेडी सामने से आती है जो देखकर साकी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि अब मैं किसी भी भूत से डर कर नहीं भागूंगी और वो आगे बढ़ती है और उसके साथ में फाइट करना स्टार्ट
स्टार्ट कर देती है और वो उसको पंच मारती है, पर उसका पंच उसके बॉडी के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। तभी स्टील लेडी उस पर अटैक कर देती है, पर वो बचकर पीछे आ जाती है। वो अपने स्टील से दोबारा से साकी पर अटैक करने वाली थी, पर तभी वहाँ पर कुटोको आकर उसको बचा लेती है। स्टील लेडी अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। साकी आगे बढ़ती है और वो कुटोको को हेड को वापस करती है और कुटोको से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। जहाँ पर हम कुटोको को देखते हैं जो कि कहती है कि तुम्हें इसके बारे में पुलिस को बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी लफड़ा नहीं चाहती हूँ। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, पर साकी उसको रोक देती है और इसके बाद वो अपने बैच को दिखाती है और बताती है कि मैं भी एक पुलिस हूँ। कुटोको काफी गौर के साथ में उसके बैच को देखना स्टार्ट कर देती है और वो उसके नाम को पढ़ती है तो उसको पता चलता है कि यह तो साकी है और इसने अपने बाल को कटवा लिया है। अब वो साकी को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसके बाद वो कहने लगती है कि क्या तुम यहाँ पर दोबारा से कूड़ो को मुझसे छीनने के लिए आई हो, और वो नटंकी करना स्टार्ट कर देती है। साकी उसको मारती है। तो नेक्स्ट सीन में वो दोनों अपने कमरे में वापस आ चुके थे, जहाँ पर हम कुटोको को देखते हैं जो कि अपने और कूड़ो के साथ वाले फोटो को साकी को दिखाना स्टार्ट कर देती है और बताती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और बताती है कि कूड़ो मेरे साथ में काफी ज्यादा खुश है। साकी उससे कहती है कि फोटो को देखकर ऐसा लग रहा है कि कूड़ो तुम्हारे साथ में खुश नहीं है, पर वो कहती है कि नहीं, वो मेरे साथ में काफी ज्यादा खुश है। साकी बताती है कि यहाँ पर एक स्टील लेडी आ चुकी है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, तो हमें इसके बारे में पता लगाना होगा। कुटोको उससे कहती है कि मुझे इस केस को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद चाहिए, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी। वो उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जिसके बाद कुटोको वहाँ पर एक बहुत ही बड़े स्केलेटन पर बैठकर निकल जाती है। तो नेक्स्ट सीन में हमें साकी को दिखाया जाता है जो कि नानासी के बारे में पता लगाना स्टार्ट कर देती है। तो उसको पता चलता है कि जो नानासी थी वो एक छोटा मोटा एक्टर थी, पर तभी उसके ऊपर एक बंदे की नजर पड़ी, जिसकी वजह से उसने नानासी को एक रोल ऑफर किया। नानासी ने उसके बात को मान लिया और उसने उस रोल को किया। अब उस रोल की वजह से नानासी काफी ज्यादा फेमस हो चुकी थी। साकी को ये भी पता चलता है कि स्टील लेडी के नाम पर एक विकिपीडिया पेज भी है, जिस पर सारे बंदे स्टील लेडी के नाम पर बात करते हैं। थोड़ा सा खोजबीन करने पर उसको पता चलता है कि नानासी ने खुद ही अपने फादर को मार दिया था, और उसने अपने फादर को इसलिए मारा था क्योंकि उसका फादर उसको बढ़ता हुआ नहीं देख सकता था और वो अपने बेटी से काफी ज्यादा जला करता था। नानासी के अपने फादर के मारने की वजह से उसको काफी ज्यादा हेट मिलना स्टार्ट हो गया था। उसका मैनेजर उससे कहता है कि जब तक ये सारी बातें दब नहीं जाती है तब तक तुमको अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। वो उसके बात को मान जाती है और वो एक जगह पर रहने के लिए आ जाती है, पर कुछ दिनों के बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है जो कि रोड के अंदर कुचल गई थी और कुछ समय के बाद ही स्टील लेडी का भूत दिखना स्टार्ट हो गया था। कुटोको रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रही होती है, तभी एक स्पिरिट उसके पास में आती है और वो बताता है कि स्टील लेडी को देखा गया है। जो सुनकर कुटोको वहाँ पर चली जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक बंदा स्टील लेडी के साथ में फाइट कर रहा था। तो वो देखती है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि कूड़ो होता है जो कि स्टील लेडी के साथ में फाइट कर रहा था। तभी स्टील लेडी आगे बढ़ती है और वो अपने स्टील का यूज करके कूड़ो को जान से मार देती है, पर कूड़ो थोड़ी देर के बाद रीजनरेट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो कूड़ो था वो अब स्टील लेडी के पूरे मूवमेंट के बारे में पता लगा सकता था और वो काफी आसानी के साथ में उसके सारे अटैक से बच रहा था। हमें इसके बारे में बताया जाता है कि आखिर कूड़ो ऐसा क्यों कर पा रहा है, और बताया जाता है कि बचपन में कूड़ो ने कूदर का मीट खाया था और कूदर के पास में ऐसी पावर होती है जो कि फ्यूचर को देख सकती है, पर अगर तुम्हें फ्यूचर को देखना है तो तुम्हें मरना होगा। और बचपन में ही कूड़ो ने मरमेट के मीट को खाया था, जिसकी वजह से वो इमोर्टल हो चुका है, जिसकी वजह से वो मरने के बाद दोबारा से जिंदा हो सकता है और इसी की वजह से वो फ्यूचर भी देख सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी भी उन दोनों के बीच में फाइट हो रहा था। कुर्रो आगे बढ़ता है और वो स्टील लेडी के गर्दन को दबा देता है, पर वो अपने गर्दन को सीधा कर लेती है और वो वहाँ से भाग जाती है। कुर्रो उन दोनों के पास में आता है तो हमें दिखाया जाता है कि जो कुटोको होती है वो आगे बढ़ती है और जाकर उसके साथ में चिपक जाती है और वो ऐसा साकी को जलाने के लिए कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो कि एक साथ में होते हैं, जहाँ पर हम साकी को देखते हैं जो कि बताती है कि मुझे स्टील लेडी काफी ज्यादा अजीब लगती है। जहाँ पर हम कूड़ो को देखते हैं जो कि बताती है कि हाँ, ये काफी ज्यादा अजीब है और बताती है कि जो स्टील लेडी है वो लोगों के थॉट की वजह से बनी है और बताती है कि स्टील लेडी के नाम से एक विकिपीडिया पेज है जिस पर सभी बंदे स्टील लेडी के बारे में बात करते हैं और उन सभी के थॉट की वजह से स्टील लेडी का जन्म हुआ है। और बताती है कि स्टील लेडी कोई घोस्ट नहीं है और ना ही वो एग्जिस्ट करती है, पर लोगों के थॉट की मदद से उसको बनाया गया है। जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और वो पूछते हैं कि
कि आखिर हमें स्टील लेडी को मारने के लिए क्या करना होगा। कोटोको बताती है कि अगर हमें स्टील लेडी को मारना है तो हमें उसके सारे फॉलोअर को अपने तरफ करना होगा और सारे बंदे को यकीन दिलाना होगा कि जो स्टील लेडी है वो असल में एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि वो लोगों के मनगढ़ंत कहानी है। और वो साकी के रिसर्च पेज को निकाल लेती है जिस पर उसने स्टील लेडी के बारे में लिखा था। तो नेक्स्ट सीन में हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो कि उसी जगह पर आए थे जहाँ पर नानासी मारी गई थी। कोटोको वहाँ पर एक वर्कर के घोस्ट को बुलाती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुमने नानासी को मरते हुए देखा था। वो बताता है कि हाँ, मैंने उसको मरते हुए देखा था और जब स्टील उस पर गिरने वाला था तो उसने अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया था और ऐसा लग रहा था कि वो खुद ही मरना चाहती है। और वो रोना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, मैं उसको बचाना चाहता था पर मैं उसको बचा नहीं पाया। साकी आगे बढ़ती है और वो कोटोको से कहती है कि अगर तुम घोस्ट को बुलाकर इसके बारे में पता लगा सकती हो तो आखिर तुमने मेरे रिसर्च पेपर को क्यों लिया है। और इसके बाद वो कहती है कि अगर हमारा प्लान फेल हो जाता है तो हम क्या करेंगे, क्या वो सारे बंदे हमारे बातों पर यकीन करेंगे। वो टेंशन लेने से मना करती है और कहती है कि अगर वो सारे बंदे मेरे बातों पर यकीन नहीं करेंगे, कुरो अपने फ्यूचर देखने वाले पावर का यूज करके उस टाइम को खोजेगा जहां पर हम सभी सक्सेस हो जाएंगे, तो हमें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगले सीन में हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो कि वहां से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें स्टील लेडी को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर अपीयर होती है और वो एक बंदे को मार देती है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि साकी का पुलिस पार्टनर होता है। नेक्स्ट सीन में हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो कि साथ में होते हैं और वो अपने प्लान पर बात कर रहे होते हैं कि आखिर हम उस विकिपीडिया पर सारे बंदों को यकीन कैसे दिलाएंगे कि जो स्टील लेडी है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। कोटोको उन सभी को टेंशन लेने से मना करती है और कहती है कि मेरे पास में 4 प्लान है, तो तुम सभी को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और कहती है कि मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ और इतना कहने के बाद वो सो जाती है। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। साकी कहती है कि तुम इसके चक्कर में कैसे पड़ गए, क्योंकि तुम तो रिका से प्यार किया करते थे, क्या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो। वो बताता है कि हाँ, मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ। इसके बाद हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे। तो जो कुरो था वो साकी को अपने साथ में अपने कजन से मिलवाने के लिए ले जाता है जो कि काफी ज्यादा बीमार होती है, पर उसके पास में इमोर्टिलिटी की पावर होती है जिसकी वजह से वो मर नहीं सकती थी। साथ ही वो काफी ज्यादा खूबसूरत भी थी। कोटोको कहती है कि वेल मुझे इसके बारे में पता है और इसके बाद वो बताती है कि डॉक्टर्स को इसके बारे में पता नहीं चला कि रिका को कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से उन्होंने हार मानकर उसको डिस्चार्ज कर दिया। वो कुरो के पास में आती है पर कुरो के पास में इतना ज्यादा जगह नहीं था कि वो अपने कजन को अपने साथ में रख सके, तो कुरो ने उसको मेरे पास में भेज दिया और हम दोनों काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए क्योंकि रिका काफी ज्यादा अच्छी लड़की थी जिसकी वजह से मेरा उसके साथ में काफी ज्यादा बनता था और हम दोनों काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए। पर मुझे पता नहीं था कि जो रिका थी वो बैठकर विकिपीडिया पेज को बना रही थी जो कि स्टील लेडी नाम का था। मुझे इसके बारे में तब पता चला जब मैंने उसको पेंटिंग करते हुए देखा। वो स्टील लेडी के पेंटिंग को बना रही थी, तो मुझे पूरा यकीन है कि रिका ने ही स्टील लेडी को बनाया है, जो सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अगले सीन में हमें कुरो को दिखाया जाता है जो कि रोड पर बैठा हुआ था और वो स्टील लेडी का इंतजार कर रहा था ताकि वो स्टील लेडी के साथ में फाइट कर सके। नेक्स्ट सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि कार के अंदर बैठे होते हैं और वो दोनों बात कर रहे होते हैं और कोटोको बताती है कि जो रिका है उसने अपने इमोर्टिलिटी के पावर का यूज किया, साथ ही कुरो के पास में जो भी पावर है वो पावर उसके पास में भी है, जिसकी वजह से वो बार बार फ्यूचर को देखकर पता लगा लेती है कि आखिर मैं कब सक्सेस होने वाली हूँ। और उसने अपने फ्यूचर देखने वाले पावर का यूज करके ही स्टील लेडी को बनाया है। तभी एक बिल्ली आती है और वो उसको बताती है कि स्टील लेडी को देखा गया है, जिसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ पर हमें कुरो को दिखाया जाता है जो कि स्टील लेडी के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है और जो कोटोको होती है वो विकिपीडिया के अंदर सारे बंदों को इस बात पर यकीन दिलाना स्टार्ट कर देती है कि जो स्टील लेडी है वो एक बंदा है और बताती है कि वो जो बंदा है वो नानासी से काफी ज्यादा प्यार करता था और वो नानासी के मरने की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका है और वो नानासी की तरह बनकर सारे बंदों को मार रहा है ताकि वो नानासी का बदला ले सके। और वो काफी सारे थ्योरीज को देती है और उसने वहाँ पर पूरे 3 थ्योरीज को दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी ऑडियंस थे उन सभी के माइंड में काफी ज्यादा उलझन आ जाती है। पर तभी वहाँ पर रिका कमेंट करती है और वो दोबारा से सारे बंदों को अपने पक्ष में कर लेती है। और यहाँ पर जो रिका
नानासिका थी वो अपने फ्यूचर के पावर का यूज करके सारे बंदों को अपने तरफ कर रही होती है और वो फ्यूचर को देखने के लिए बार बार अपने आप को मार रही थी। पर कोटोको के पास में एक ट्रम्प कार्ड मौजूद होता है और इसके बाद वो कहती है कि नानासी कभी मरी ही नहीं और बताती है कि जब नानासी के ऊपर उसके फादर के कत्ल का इल्जाम लग चुका था जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हो चुका था और वो अकेले में चली गई थी और वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुकी थी। पर तभी उसको वहाँ पर एक लड़की मिली जो कि नानासी की तरह दिख रही थी, इसलिए उसने एक प्लान को बनाया और उसने उस लड़की को अपना दोस्त बना लिया। एक दिन नानासी उससे बात करती है और कहती है कि मुझे तुमसे एक काम है, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा रोल करोगी। वो लड़की उसके बात को मान जाती है जिसके बाद नानासी उसको अपने तरह तैयार करती है और खुद उसके तरह रेडी हो जाती है और इसके बाद वो कहती है कि तुम नीचे मेरा वेट करो, मैं आती हूँ। वो लड़की उसका वेट कर रही थी पर तभी नानासी उसके पास में आती है और रोड मारकर उसको बेहोश कर देती है और काफी सारे रोड को उसके ऊपर गिरा देती है जिसकी वजह से वो लड़की मारी जाती है। जिसके बाद नानासी उसके आइडेंटिफिकेशन कार्ड को ले लेती है और खुद एक साधारण सा जिंदगी जीने के लिए चली जाती है। और क्योंकि वो जो लड़की थी वो पूरी तरीके से नानासी की तरह दिखा करती थी जिसकी वजह से पुलिस को ऐसा लगा कि जो नानासी है वो मारी जा चुकी है और पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया। अब कोटोको के बात को सुनकर सारे बंदे काफी हैरान हो चुके थे और उन सभी को कोटोको के बातों पर यकीन हो जाता है जिसकी वजह से जो स्टील लेडी होती है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है और हमें कुडो को दिखाया जाता है जो कि काफी आसानी से उसको मार देता है और स्टील लेडी पूरी तरीके से गायब हो जाती है। अब कोटोको के काम की वजह से जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो सभी कोटोको को चेयर करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी के साथ में इस एनिमे का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस मुझे एनिमे को एक्सप्लेन करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मैं बहुत ही जल्दी इसको एक्सप्लेन करना सीख जाऊंगा। तब तक आप सभी थोड़ा सा काम चलाओ। तो चलिए मिलते हैं किसी एक्सप्लेनेशन के साथ में।